लास्ट वीडियो हमने डिस्कशन यहाँ पे छोड़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करते हो तो उस पर क्या इफेक्ट आता है। तो डिस्कशन कुछ तरीके से था कि अगर आप नेट फोर्स की बात करते हो तो नेट फोर्स आपका डायपोल पे प्लस पे जितना आएगा सेम माइनस पे आएगा, क्योंकि दोनों के फील्ड सेम है। तो एक पे क्यू ई लगेगा और एक पे माइनस क्यू ई। तो क्या यहाँ पे आपका एक फोर्स कपल बनता है। तो आपको कैसे यहाँ पे एक फोर्स कपल बनता है, और देखो ध्यान से। तो फोर्स कपल कुछ इस तरीके से आएगा कि ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख लीजिए। अगर ये बच्चे आपने डी लिखा है और ये थीटा है, तो इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया बच्चे, डी साइन थीटा। क्लियर। तो अगर मैं पूछूं सर ये फोर्स कपल जो आ रहा है एफ माइनस एफ का, इसके से टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल, ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, क्यू ई, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी साइन थीटा। ताकि रिलेशन आ गया क्यू डी ई साइन थीटा। क्यू डी की वैल्यू बेटा सबको पता है, पहले से पढ़ी है, पी आ जाएगा। तो क्यू डी को आप पोलैरिटी, कल मैंने आपको डिस्कस किया था, इसे डायपोल मोमेंट लिखते हैं। ये वैल्यू बच्चे आपके पास पी ई साइन थीटा आ गया। तो अगर हम पूछे टॉर्क की वैल्यू क्या बनी, तो सिंपल टॉर्क ऑन डायपोल, torque on dipole uniform electric field will be like torque equal to P sin theta। और P sin theta को बेटा अगर आप थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते लिखो तो उसे P क्रॉस E लिख सकते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब बात आती है टॉर्क की वैल्यू का, ध्यान से देखो तो सर टॉर्क जीरो कब होगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड एक बार देख लें तो आपका वैल्यू बच्चे पी ई साइन थीटा करके आना चाहिए। क्लियर। चलो बच्चे, पहला पॉइंट से क्या कभी टॉर्क जीरो हो सकता है, आंसर हाँ सर टॉर्क जीरो हो सकता है। कब, जब ये साइन थीटा की वैल्यू जीरो बने। साइन थीटा कब जीरो हो सकता है, जब थीटा आपका या तो 0 डिग्री आ जाए या फिर बेटा 180 डिग्री आ जाए। इसका अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने ऑन करी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे आपने इस तरीके से ऑन करी, तो टॉर्क कब जीरो होगा, जब आपका डायपोल मोमेंट बेटा कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। ओके, अगर डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो टॉर्क जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, तो सीधी सी बात है बच्चे, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस भी आएगा, और जो दो फोर्स आपके आ रहे होंगे क्यूई और माइनस क्यूई के, वो दोनों फोर्स सेम लाइन में आ जाएंगे। अगर दोनों फोर्स सेम लाइन में आ गए तो टॉर्क की वैल्यू जीरो। सेकेंड, और कब जीरो होगा सर, और जीरो होगा मान लीजिए आपका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये जो प्लस है इस पे फोर्स क्यू ई आएगा और माइनस से फोर्स क्यू ई इस तरीके से आएगा। तो इस बार भी जो दो फोर्स आपके आएंगे क्यू ई और क्यू ई के, ये सेम लाइन में आ जाएंगे। तो टॉर्क बच्चे जीरो होगा दो सिनेरियोज में। पहला सिनेरियो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होंगे, पैरेलल होंगे, पी पैरेलल टू ई होगा तब होगा। और एक सिनेरियो ऐसा जब पी एंटी पैरेलल टू ई होगा। क्लियर। सर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो आप अच्छे से देखो सेकंड पॉइंट, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। साइन थीटा की वैल्यू सबको क्लियर है बेटा, मैक्सिमम कब आएगी, जब साइन थीटा 1 बने और थीटा इक्वल टू पाई/2। तो अब ध्यान से देखो ऐसा क्यों हुआ होगा, ध्यान से डायपोल पे टॉर्क मैक्सिमम क्यों आएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो आपने बनाया है यहाँ पर, इस पे आपके पास ये जो आपने रखा है प्लस और ये माइनस, तो प्लस पे फोर्स कितना आ गया बच्चे यहाँ पे क्यू ई, माइनस पे फोर्स कितना होगा क्यू ई। क्या इस बार जो दो एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं, सो पैरेलल फोर्सेस, फोर्स कपल, उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है। यस सर। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा आपका, सिंपली टॉर्क इक्वल टू पी। तो टॉर्क बच्चे पूछा जाए तो सिंपल सा पी क्रॉस ई आएगा,
और टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा लिख सकते हो। मैक्सिमम कब होगा? जब पी और ई परपेंडिकुलर होंगे, और जीरो कब होगा? जब ये पी और ई पैरेलल होंगे। अब अच्छे से बेटा देखो, इसमें कॉन्सेप्ट और आता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। इसको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से लिखा है, पॉइंट के थ्रू ही हम चलेंगे। अब अच्छे से देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा ड्रॉ करिए। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा इस तरीके से आ गए। मैं अभी यूनिफॉर्म लेके ही चल रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म का कोई डिस्कशन नहीं है। ये आपने बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली। आप एक काम करो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल आप ऐसे रख दीजिए, सो से किसी एंगल पे प्लस माइनस दिख रहा है। अब बच्चे एक बात पूछा जाए, क्यू और माइनस क्यू डिस्टेंस डी के हिसाब से देखें तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल बच्चे क्या होगी? तो आप बोलोगे क्यू जहां पे रखा है उस पॉइंट पे कुछ तो पोटेंशियल होगा। लेट्स से उस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चे मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से V1 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू जहां रखा है वहां पोटेंशियल V1 माना, तो एनर्जी कितनी होगी? क्यू V1 माइनस क्यू जहां रखा है वहां आपने मान लिया पोटेंशियल कितना है? V2, एनर्जी होगी माइनस क्यू V2। और बच्चे ये जो डायपोल बनाया ये भी तो एक सिस्टम है ना, कितने डिस्टेंस है? प्लस क्यू माइनस क्यू के दो चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे। तो इसकी पोटेंशियल हो जाएगी माइनस के Q1 Q2 बाई डी। तो एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए बच्चे क्या बना? तो आप बोलोगे Q इंटू V1 माइनस V2 माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। चलो सेकेंड टर्म पे बेटा मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। V1 माइनस V2 बताओगे क्या होगा? जब आप इस पॉइंट से चलते हुए यहाँ तक आते हो, आप यहाँ से यहाँ चलते हो, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल। 2 से 1 पे गए तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो जहाँ डेल्टा वी बेटा आपने लिखा है V1 माइनस V2, क्या इसको Q डेल्टा वी लिख सकते हैं? यस सर। डेल्टा वी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है? माइनस ई डॉट डेल्टा आर होता है। यस सर। बच्चे माइनस ई डॉट डेल्टा आर अगर देखोगे तो आप कितना चलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट चले कितना होगा? डी, और किस डायरेक्शन में चलो? अलोंग डायपोल मोमेंट। क्लियर? तो बेटा यहाँ से अगर मैं क्यू डी को बाहर ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? ई डॉट पी कैप। ई डॉट पी कैप बेटा क्यू डी खुद कितना होता है बच्चे बताइए? क्यू डी खुद अपने आप में डायपोल मोमेंट है, तो आपके वैल्यू हो जाएगी माइनस ई डॉट पी पी कैप। बताओगे ई डॉट पी पी कैप क्या हुआ? पी होता है बेटा मैग्नीट्यूड, पी कैप होता है डायरेक्शन, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस पी डॉट ई। क्लियर? नो डाउट ये जो टर्म बेटा चल रहा था ये आपका एनर्जी है, पर आप अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑफ करो या ऑन करो या डायपोल को रोटेट करो, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट की तरह आएंगे। और सबको पता है बेटा पोटेंशियल में जो चीज मायने रखती है वो कांस्टेंट टर्म नहीं, डिफरेंस मायने रखता है। तो हम चाहे तो इस कांस्टेंट टर्म को अपनी तरफ से क्या मान सकते हैं? जीरो। तो अगर मैं इसको जीरो मानता हूं तो एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे क्या हो गई? माइनस पी डॉट ई। तो एक बार दोनों टर्म्स को बेटा देखा जाए, दोनों टर्म बच्चे अच्छे से देखो। तो टॉर्क की वैल्यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी हो जाएगी? पी क्रॉस सी। और एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड कितना हो जाएगा? माइनस पी डॉट ई। क्लियर? ओके, क्लियर? आपने कुछ डायपोल बच्चे यहाँ रखे, मान लेते बेटा एक डायपोल आपने इस तरीके से रखा कि सब उसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक, इस सिनेरियो के बच्चे मैं पूछूंगा ये प्लस क्यू इधर आ गया, ये माइनस क्यू इधर आ गया, तो बताओगे इस सिनेरियो में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? सब पी और ई पैरेलल हो गए तो टॉर्क की वैल्यू जीरो। कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो दो फोर्सेस होंगे बेटा वो सेम लाइन में आ गए, तो टॉर्क नहीं आना है। एनर्जी की वैल्यू बेटा इसके लिए कितनी आएगी? तो आप बोलोगे एनर्जी इस केस में कितनी आ जाएगी? यू इक्वल टू माइनस पी ई, दोनों पैरेलल है तो पी कॉस जीरो, एनर्जी माइनस पी। तो आप अच्छे से जानो जब पी और ई पैरेलल होगा तो टॉर्क जीरो होगा और एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक पेंडुलम की बात करें, आपने पढ़ा था ना पेंडुलम को अगर आप ऑसिलेट करा के छोड़ दो
छोड़ दी जैसे, तो ये ऑसिलेट करते 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 कहीं सेटल हो जाता है। जहां ये सेटल होता है बेटा, अगर ध्यान से देखो, ऑसिलेट करते 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 सेटल होता है, जहां वो सेटल होता है उस पॉइंट पे पोटेंशियल मिनिमम और फोर्स जीरो आता है। तो ये कंडीशन को पूछे तो किसकी होती है सर? ये इक्विलिब्रियम और बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो जब भी आप डायपोल की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर पैरेलल डायपोल मोमेंट आ गया है तो एनर्जी मिनिमम और टॉर्क जीरो होगा। सर मान लीजिए मैं ऐसे डायपोल लेके बैठा हूँ बेटा, अगर ऐसे डायपोल लेके बैठे हो तो बताना पी क्रॉस सी निकाल के बताओ। पी क्रॉस ई के अकॉर्डिंग देखोगे, क्या करो, अपनी फिंगर्स को पी की डायरेक्शन में रखो, टर्न करो ई की तरफ, तो पक्की बात है टॉर्क इनवर्ड आ रहा होगा। पर टॉर्क का सेंस कैसा होगा बेटा? क्लॉकवाइज। ओके। ये कोशिश क्या करेगा डायपोल को घुमाने की। भाई घुमाना क्यों चाहता है सर? ये उसे लाना चाहेगा कि उसका पी और ई क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। कल को बच्चे आप मान लो पी ऐसे रख दो, उल्टा डायपोल रख दिया, तो पी क्रॉस ई बेटा अगर ध्यान से देखना तो क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट साइड में। और पी क्रॉस ई देखोगे तो सर इसका टॉर्क ऐसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ टॉर्क कितना होगा बच्चे? पीई। यहाँ टॉर्क कैसा होगा? पीई। एनर्जी क्या होगी बच्चे? यहाँ एनर्जी जीरो होगी, इस पॉइंट पे एनर्जी जीरो होगी। तो मैक्सिमम टॉर्क आएगा तो एनर्जी जीरो, और टॉर्क जीरो जाएगा तो एनर्जी मिनिमम। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? एक तरीके से कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने से पहले डायपोल चाहे कैसे भी पड़े हो, सर ये ऐसे था, सही है ऐसे था, सही है ऐसे पड़ा था, ये ऐसे पड़ा था, सही है इस तरीके से था, ठीक, अब कुछ बना दिए, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। क्लियर? अब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन तो करो बच्चे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, या तो ध्यान से देखना बेटा, सारे जो डायपोल्स होंगे उनके साथ क्या होगा सर? उन पे फोर्स लगेगा। इस पे देखो तो प्लस राइट में ये उल्टा घूमेगा सर, प्लस इस पे राइट में, माइनस है तो ये ऐसे घूमेगा सर, ये प्लस माइनस ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, और जो पैरेलल होगा वो नहीं घूमेगा। तो टेक्निकली जब इक्विलिब्रियम थोड़ी देर बाद मिलेगा भी, तो जब आप इक्विलिब्रियम करो अटेन करोगे तो जितने भी आपके पास डायपोल्स होंगे वो सारे एक्सटर्नल फील्ड के अराउंड अरेंज हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में मस्त ऐसे रहेंगे। सर ऐसे क्यों रहेंगे? तो सर इसमें दो चीजें फायदे में आई, एक तो एनर्जी उनका डायपोल क्या हो गया? जीरो, टॉर्क की वैल्यू जीरो, और एनर्जी मिनिमम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर? तो श्योर है यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू बोली जाए जीरो और एनर्जी मिनिमम होगी। बेटा इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर मुझे डायपोल को अगर रोटेट करना है तो वर्क कितना करना पड़ेगा? क्लियर? तो हमेशा बेटा ध्यान रखना होगा, आप डायपोल को टर्न कर रहे होगे, घुमा रहे होगे, तो आपके घुमाने से उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज होगा तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है बच्चे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइनस पी डॉट ई, स्टोर्ड एनर्जी चेंज होगी। अब अगर वो बढ़ेगी तो आप भी बढ़ा रहे होंगे, घटेगी तो आप घटा रहे होंगे। तो हमेशा ध्यान, इस तरह क्वेश्चन में वर्क का मतलब क्या होता है? जो उसकी पोटेंशियल का चेंज होगा। सबको पता है पोटेंशियल का चेंज क्या लिख सकते हैं? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस पी ई कॉस थीटा एफ प्लस पी ई कॉस थीटा इनिशियल। तो बताओगे आपको इस डायपोल को रोटेट करने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो सैंपल सिंपल सा आंसर आ गया, पी ई इक्वल टू पी इंटू कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। जैसे बच्चे अगर पूछो कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लॉन्च करी, ठीक, इसमें एक डायपोल बेटा ऐसे पड़ा हुआ था, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, जो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अगर मैं इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से घुमा के 60 डिग्री पे लाना चाहूं, ठीक, तो नई सिचुएशन तक लाने मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो सर आप इसे 60 डिग्री से अगर टर्न करोगे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस, बोलो कैसे भी लिख लो,
वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी बेटा पीई cos थीटा इनिशियल। cos थीटा इनिशियल बोलो बेटा कितना था, इनिशियली वो पैरेलल था, थोड़ी देर बाद 60 डिग्री पे आ गया। cos 0 कितना हो जाएगा बेटा 1, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, PE/2। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप पिक कर सकते हैं। तो हमने बेटा पोटेंशियल का डिस्कशन पढ़ा यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा बिल्कुल लास्ट का एक डिस्कशन है, अच्छे से देखो। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा टोटल 6 प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है ना, वो मैं आज आपको कवर करा देता हूँ। तो हमारा कल का डिस्कशन इसी टॉपिक की प्रॉब्लम्स का, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक। एनसीईआरटी में को लास्ट में कुछ बढ़िया से प्रॉपर्टी लिखी। कंडक्टर के अंदर बच्चे हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी लेते हो, सॉलिड कंडक्टर लेते हो, तो उसमें जैसे आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो चार्जेस इधर उधर भागने शुरू हो जाते हैं। सर चार्जेस कब तक भागते हैं, जब तक उसके अंदर भागने वाले चार्जेस का फ्लो रुक ना जाए। जब चार्जेस का फ्लो रुक गया होगा, इसका मतलब अंदर पड़े इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, फोर्स कोई चार्ज नहीं फील कर रहा है, इसका मतलब वहां पे फील्ड जीरो होता है। हमेशा ध्यान रखना, inside a conductor electric field in static condition must be zero। inside a conductor electric field in static condition must be zero। तो आपने बच्चे क्या किया यहाँ पे, ये समझो आपने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के अंदर बेटा सबको पता है कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर जा रहे हैं। तुम अगर इसके पास में प्लस क्यू लाके रखोगे तो प्लस क्यू क्या करेगा, ये प्लस क्यू यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। अंदर पड़े इलेक्ट्रॉन्स को जब वो सरफेस पे खींच के लाएगा तो सरफेस तो माइनस हो जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले होंगे वो कोर में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तो आएंगे ना अंदर की तरफ, भागने होने प्लस की तरफ है। तो सिंपली जो दूर सरफेस है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से प्लस हो जाएगा, और जो पास की सरफेस है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मजेदार बात है कि प्लस क्यू से अगर आर डिस्टेंस से पॉइंट तुम लोगे अंदर, तो प्लस क्यू से आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बार स्क्वायर होगी। मेरा कहना है कि ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर एक बात और पक्की, अंदर इलेक्ट्रॉन जो पड़े हैं वो चलने बंद हो गए, वो चलने बंद हो गए, इसका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो क्यू ही जीरो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो बड़ी बढ़िया सी बात होती है, आप कितनी भी फील्ड लगाओ, इंड्यूस चार्ज उस फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द शेल। बात समझ में आती है? जैसे समझो ये आपने बच्चे क्या पे बाउंड्री ली, इस बाउंड्री के अंदर बेटा आपने मान लिया कंडक्टिंग बॉडी है, अब यहाँ पे आप प्लस क्यू चार्ज रखें, तो प्लस क्यू चार्ज अगर रखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का बेटा माइग्रेशन तब तक चलेगा जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हुई, क्यू कुछ ना कुछ फील्ड दे रहा होगा, और जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, एक पे कुछ माइनस आ गया होगा, एक पे कुछ प्लस आ गया होगा, उस पे श्योरली इंड्यूस फील्ड कैंसिल करेंगे। तो इंड्यूस चार्ज की फील्ड एक्सटर्नल को एग्जैक्टली कैंसिल करके नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर स्टैटिक कंडीशन में जीरो होना चाहिए। क्लियर? जैसे अगर बच्चे मैं यहाँ पे लूं, तो आपने एक शेल लिया, ये सॉलिड शेल है, दिख रहा है? इस सॉलिड शेल के लिए अगर बात करें बच्चे, जो सॉलिड शेल आपने लिया यहाँ पर, इसके सामने डायपोल रख दीजिए, और डायपोल प्लस पास में तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा। डायपोल सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा सर, एक्सियल पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कसम से 2kp/r³ भी देगा, ये फील्ड पता है। पर इंड्यूस की फील्ड का फॉर्मूला कोई पढ़ा? सर इंड्यूस फील्ड इतनी आएगी जो एक्सटर्नल को कैंसिल कर देगी, तो सर डायपोल की फील्ड इतनी होगी, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर उसके वॉल्यूम में एक एक पॉइंट हर पॉइंट पे जीरो होगी, तो इंड्यूस फील्ड वही होगी जो डायपोल की आएगी, उसके एग्जैक्टली अपोजिट। तो अगर यहाँ को पूछे तो डायपोल की फील्ड किधर होगी, इधर, तो इंड्यूस की फील्ड इधर होगी। सो यहाँ पे डायपोल की फील्ड किधर होगी, इधर, तो इंड्यूस की इधर होगी। कहीं पर भी देखोगे in volume of conductor electric field is zero because induced charge exactly cancelled out the external electric field। इसी बात को ध्यान से देखो, तो आपने बहुत पहले कंडक्टर की जब फील्ड लाइंस बनाई थी तो ऐसी लाइंस बनाई थी, याद आ रहा है? कंडक्टर अगर आप लोगे तो पास में रखा हुआ क्यू इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच के ले आएगा,
इलेक्ट्रॉन्स बेटा अगर आप कोर से देखोगे तो सरफेस पे आए होंगे और सरफेस से कोर में आए होंगे। तो कोर तो कहेगा मेरे लिए तो बढ़िया है, जैसा पहले था ऐसा वैसा। जो हलचल हुई सारी सरफेस पे हुई है। एक सरफेस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव, और एक सरफेस पे एक्सेस ऑफ प्लस की वजह से पॉजिटिव। फील्ड लाइंस मैंने पहले ही बताया बेटा अंदर पेनिट्रेट नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा बेटा कितने एंगल पे आएंगे बेटा, जब ड्रॉ करोगे तो ये 90 डिग्री पे ही होनी चाहिए। क्लियर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में फिर से बोला, एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर इन स्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। कंडक्टिंग वॉल्यूम अगर ध्यान से दो, कंडक्टर जो मैंने बेटा यहाँ डायग्राम बनाया दिख रहा है, ये आपने कंडक्टर लिया बच्चे यहाँ पर। इस कंडक्टर पे अगर ध्यान से तो वो कहानी में बार बार नहीं दोहराऊंगा, प्लस से इधर माइनस आ गया होगा, है ना। ये आपके पास माइनस आ गया, सब प्लस से फील्ड लाइंस आएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना बेटा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहनी है। एक ऐसा रीजन जहां तुम ये फील कर पाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बच्चे, जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो dv इक्वल टू माइनस सी डॉट डी आर के अकॉर्डिंग dv की वैल्यू क्या होगी, जीरो। dv जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, dv जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, dv जीरो। तो dv जीरो होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, dv जीरो मतलब पोटेंशियल का चेंज नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, सर कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट होता है, और वही होता है जो उसकी सरफेस का होता है। सर ये क्या बात है सरफेस का होता है। तो देखो ये रेड लाइंस बेटा आपने बनाई तो ये फील्ड लाइंस हो गई, और ये ब्लू लाइंस अगर 90 डिग्री पे सोचो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता, तो एक आदमी बेचारा का सामने से चलता हुआ आ रहा हो तो क्या उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, यस सर। पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, मैक्सिमम। उसके बाद जैसे उसका वीजा लगेगा अंदर जाएगा मेटल में, जैसे वो मेटल के अंदर जाएगा क्या उसका वेरिएशन रहेगा, नहीं सर। उसके अंदर तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो गई ना, तो सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। तो कंडक्टर के अंदर बेटा हर पॉइंट पे पूछे तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, वही होगा जो सरफेस का होगा। अब बच्चे अगला सवाल देखो, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया। किससे, यहाँ पे आपने एक शेल लिया, इस शेल के पास में चार्ज क्यू रखा। सबको पता है बेटा जैसे ही चार्ज क्यू रखोगे तो कहानी पता नहीं क्या हुई होगी, इस क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाके किससे इंटरेक्ट करेंगे, अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन से। जब ये अंदर जाके पड़े हुए इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगी तो इसमें सब चार्जेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन भागने शुरू होंगे। अब इलेक्ट्रॉन भाग के तो बाहर नहीं निकल आएंगे सर, वो भाग के सरफेस पे आ जाएंगे। तो एक सरफेस माइनस और दूसरी सरफेस प्लस। मैंने सिखाया है कब तक इलेक्ट्रॉन भागेंगे, जब तक उसके वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए इसका मतलब तुमने जो फील्ड लगाई होगी वो के क्यू बाय आर स्क्वायर लगाई होगी। अब उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस चार्ज इतना होना चाहिए जिससे उस फील्ड को कैंसिल आउट कर। लेकिन इस बार हम बात पोटेंशियल की कर रहे हैं। पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू क्यू, सेंटर देखो इसका कितना दूर पे है, आर डिस्टेंस पे है। 0.4 से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाय आर। फिर बताना बच्चे, अगर मैं इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल पूछूं, इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल, पहली बात तो ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका पोटेंशियल मुझे नहीं पता है, पर एक बात पक्का है कि पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट सेंटर कितना होगा। सब पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज जितना प्लस आ रहा होगा उतना ही माइनस। तो ये जो तुमने डॉट लिया है, ये जो तुमने डॉट लिया है वो प्लस से जितनी दूरी पे होगा उतनी दूरी माइनस से होगी। और पक्की बात, इंड्यूस चार्ज जितना प्लस होगा उतना माइनस, क्योंकि बॉडी तो न्यूट्रल है ना। तो के क्यू बाय आर के हिसाब से देखोगे तो के सिग्मा क्यू डिवाइड बाय आर, और नेट पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा, जीरो ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल बेटा आपका जीरो आएगा। तो पोटेंशियल सेंटर पे टोटल कितना होगा, तो एक तो क्यू दे रहा होगा के क्यू बाय आर, और इंड्यूस चार्ज दे रहा होगा जीरो। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। लेकिन अब कोई बदतमीजी से पूछे नहीं सर ए का पोटेंशियल बताइए, सर कंडक्टर के अंदर है तो ए और सी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल निकालना कहाँ का आसान है, ए का या सी का। ए पे तो बेटा पॉइंट का भी होगा और इंड्यूस का भी होगा, और सी पे केवल किसका होगा, पॉइंट का, इंड्यूस का जीरो होगा। तो निकालना कहाँ का आसान है सर, सी पे सिमेट्री के चल चीजें इजी है।
अब पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज अगर पॉइंट ए पे पूछा जाए तो कितना होगा टोटल पोटेंशियल, तो जो ए का होगा वही सी का होगा, सी का आप निकाल चुके तो ए का भी मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा बड़ी सिंपल सी है। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, at the surface of charge conductor at equilibrium condition electric field must be normal to the surface। इस बार हम कमेंट करना चाहते हैं कि चार्ज सरफेस है, अगर मेटालिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होनी चाहिए। भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमें मन में दिखने लगी है, पॉइंट चार्ज की रेडियली आउटवर्ड होती है, पॉइंट चार्ज की रेडियली इनवर्ड होती है, जो शीट्स होती है बेटा उनकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, सिलेंडर के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है, पढ़ा है ना सबने आंसर। तो अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो इसमें एक सिंपल सा नियम है, याद रखना, मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ बेटा, बड़ा सिंपल सा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और किधर होती है बेटा, अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, अगर पॉजिटिव है तो। ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है बच्चे का ध्यान से देखो। तुम ऐसा मान लो, हाइपोथेसिस होती है ना, मान लेते हैं बेटा कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बेटा किसी एंगल पर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, भाई ऐसी मान ली, होता ना हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसी मानते हो तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक अलोंग टेंजेंट आएगा, एक अलोंग नॉर्मल। नॉर्मल वाला चार्जेस को दूर धक्का देगा, ठीक है, पर टेंजेंशियल वाला तो इलेक्ट्रॉन्स को, ये चार्ज को सरफेस पे चलाएगा ना। तो अगर ET होगा तो ET की वजह से सरफेस के अलोंग फोर्स आएगा, और सरफेस के अलोंग फोर्स आ गया तो पुश लगने से करंट आएगी। तो कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर होगा तो फोर्स आएगा, फोर्स आएगा तो QE फोर्स आएगा, टेंजेंशियल होगा, चार्ज मूव करेंगे। अब अगर चार्ज मूव नहीं करते, स्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, कोई मोशन नहीं होना चाहिए। तो अगर चार्ज ना मूव करे उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, चार्ज ना मूव करे तो उसके लिए ET की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0। टेक्निकली अगर पूछे तो यहाँ पे जो आपने ET बनाया था वो ET की वैल्यू बच्चे आपको क्या करनी पड़ेगी, 0। क्लियर। तो बताओ अगर ET 0 कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बचेगी, अलोंग नॉर्मल आएगी। हमेशा ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस के पास हमेशा सतह से, सरफेस से 90 डिग्री पर होगा, प्लस होगा तो अवे होगा, माइनस होगा तो टुवर्ड्स होगा। क्लियर। तो ये बच्चे मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग बॉडी के सामने, एक कंडक्टिंग प्लेट के सामने एक मेटल रखा, एक पॉइंट चार्ज रखा। और कंडक्टिंग बॉडी के सामने अगर एक पॉइंट चार्ज रखोगे तो ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, फिर से वही कहानी, सही अपनी फील्ड लाइंस देगा, इस तरीके से दिख रहा है, फील्ड K⁻R² होगी। तो ये कंडक्टर के अंदर पड़े हुए जो वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सरफेस पे खींच लाएगा। अब अगर ये सरफेस बच्चे माइनस हो गई, ये सरफेस आपकी क्या हो गई, माइनस हो गई, तो दूसरी सरफेस स्वतः अपने आप ही प्लस हो जाएगी। तो उस हिसाब से बच्चे अगर पूछूं तो सही, ये जो पॉइंट चार्ज था ये माइनस आ गया, तो जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सर्च में किसके निकलेंगी, निगेटिव के, रेडियली आउटवर्ड। पर थोड़ी देर बाद खबर आई कि सर ये जो माइनस है वो सरफेस पे आ गया तो फील्ड लाइंस बेंड कर जाएंगे। लेकिन फील्ड लाइंस बेंड करके कभी भी ऐसी नहीं जाएगी सरफेस पे, सर फील्ड लाइंस सरफेस से हमेशा कितना एंगल पर होगी, 90 डिग्री पर। हाँ, जब दूसरी साइड बनाओगे तो फील्ड लाइंस ऐसी आएगी। तो रेडियल फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस के पास कैसे होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे आपने लॉ फॉलो किया है नहीं किया, और बाद में भी यही लॉ फॉलो। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट बेटा बड़ा बढ़िया सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस और नियर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए उसके लिए बेटा ध्यान से देखो, तो मैं कंडक्टर में एक बढ़िया सा डिस्कशन आता है, ये मैंने थर्ड डिस्कस किया ना, फोर्थ है ये। फोर्थ बेटा आता है, एनी एक्सेस चार्ज ऑन द कंडक्टर मस्ट रिसाइड एट द सरफेस। कोई भी एक्सेस चार्ज, देखो सिंपल सी बात है, हम आपकी बात करें, मेरी बात करें, कोई कंडक्टिंग बॉडी में सब में न्यूट्रलिटी है, जितना प्लस उतना माइनस। जिसको आप चार्ज बोलते हो वो एक्सेस चार्ज होता है। वो एक्सेस चार्ज हो सकता है तुमने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो -10 ही, तुमने उसमें 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो अपने आप ही उसका प्लस ज्यादा हो गया। तो न्यूट्रलिटी मींस समथिंग इन एक्सेस। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का नंबर ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से तो पक्की बात प्लस चार्ज। अब वो कहते हैं कुछ भी कर लो, कंडक्टर पे जो चार्ज आएगा, चार्ज का कोई पूछे आपका निवास स्थान, आप कहाँ रहते हो, तो he will say I will stay at the surface of conductor, I cannot stay inside the volume of the conductor। कैसे,
ध्यान से देखो बच्चे, मैंने डायग्राम बनाया। ये डायग्राम बेटा, ये आपके कंडक्टर है, शुरू में से प्लस नहीं था, इसकी कैविटी में बच्चे आपने क्या किया, चुपचाप जाके एक क्यू चार्ज रख दिया, तो ये क्यू इस सिस्टम का एक्सेस हुआ ना। क्यू जैसे बेटा अंदर रखोगे तो इसकी सामने वाली सरफेस में माइनस एक्स आएगा और बाहर प्लस एक्स। सर कैसे? ये क्यू जो होगा ऐसे फील्ड देगा भाई, पहले तो फील्ड देगा ये, मानो ना मानो, ठीक। जब फील्ड देगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ऐसे खट खट अंदर भागने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे अरे अंदर प्लस रखा है, चलो चलते हैं अंदर देखने। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अंदर आना शुरू होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब धीरे धीरे अंदर आना शुरू होंगे तो ये वाली सरफेस माइनस हो जाएगी, और ये वाली सरफेस कैसे हो जाएगी बेटा, प्लस आ जाएगी। क्लियर? तो अब बात आती है बेटा, ये अंदर माइनस चार्ज कैसे, कितना आएगा? तो तुमने क्या करा, इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनाई। ये गॉसियन सरफेस जिस तरह का सोची गई है, जहां बनाई गई है, वहां तो फील्ड है ही नहीं ना। तो फील्ड नहीं है तो पक्के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। तो बेटा जब फील्ड ही जीरो होगी तो फ्लक्स भी तो जीरो होगा। तो जो रेड सरफेस थी उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, जीरो। अब फ्लक्स जीरो हुआ इस तरीके से, ई डॉट डी एस जीरो, तो फ्लक्स जीरो। लेकिन फ्लक्स का एक फॉर्मूला और था, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस रेड सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज कितना है, क्यू प्लस का और एक्स का माइनस का डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू माइनस एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट अगर जीरो हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू। आगे से बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि अगर कैविटी के अंदर प्लस क्यू रखोगे तो सामने माइनस क्यू आएगा, और ये माइनस क्यू अंदर माइग्रेट करने की वजह से सरफेस पे अपने आप ही चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू। तो अंदर 10 क्यू रखते, तो यहाँ कितना आता, -10 क्यू, बाहर कितना होता है, +10 क्यू। तो जो भी एक्सेस चार्ज होता है बेटा वो हमेशा सरफेस पर रिसाइड करता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा? नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस और नियर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, हमेशा बच्चे ध्यान रखना, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी, समझ में आ रहा है, चाहे भले आप ऐसे आलू जैसा स्ट्रक्चर भी ले लो, ठीक, बड़ा सा स्ट्रक्चर आपने ले लिया, से इसको हमने क्या बना दिया, से चार्ज कंडक्टर बना दिया। कहीं चार्ज ज्यादा कहीं चार्ज कम। रूल इसका होता है, मैं रूल भी बताऊंगा। अगर आइसोलेटेड कंडक्टर होता है तो जहां पॉइंटेड पोर्शन होता है वहां पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा होता है, पर चलो वो बात की बात। बेटा मुझे यहाँ पे फील्ड बतानी, कहाँ पे, ये वो पॉइंट नहीं जो बेटा सरफेस से बहुत दूर हो, सरफेस के नियर बाय पॉइंट से ना, ऐसे। ये देखो यहाँ पे बतानी फील्ड क्या होगी। क्लियर? अब यहाँ फील्ड बतानी तो बच्चे क्या करो, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, छोटी सी गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर के फॉर्म में है, यहाँ फील्ड बतानी थी। तो ये तो हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नॉर्मल आएगी। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ई ए। लैटरल से फ्लक्स जीरो होगा, और अंदर वाले में तो बच्चा फील्ड ही नहीं है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू ए। टोटल फ्लक्स अगर ई इंटू ए है तो चार्ज इंक्लोज जो है, आप बता चार्ज कहाँ पे होगा, चार्ज केवल इस जगह ही तो होगा ना बच्चे, दिख रहा है। अगर ये एरिया ए है तो ये भी एरिया ए हुआ, तो सिंपल से ई ए किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई ए कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो, कैसा भी कंडक्टर हो, अगर वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर हमेशा कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एल क्या। तो ये जो सरफेस बच्चे आपने ली थी, देखो ये आपने शीट पड़ी हुई है, ये इनफाइनाइट शीट थी, तो अगर इस पे प्लस चार्ज लेते हो तो देखो ये जो प्लस 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 है, उस पे जैसे जूते के ब्रश नहीं होते या टूथब्रश होता है तो ब्रिसल्स बने होते हैं। ये ब्रिसल्स ध्यान से देखो सरफेस से कितने एंगल पर आ रहे हैं, 90 डिग्री। ये ब्रिसल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर तुम थोड़ा दूर होगे तो नहीं बता सकते हैं, पर नियर बाय पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो मैं बच्चे बात बता रहा था कि मेरे पास ये एक घड़ा हो, मेटल का घड़ा, घड़ा समझते हैं ना, पॉट ले लिया आपने, उस पॉट के अंदर जाके बेटा आप क्यू रख दीजिए।
और प्यार से उस घड़े के ढक्कन को बंद कर दीजिए, है ना। बंद कर दिया तो एक तरीके से अब ये चीज आपकी गायब हो गई। क्लियर, ऐसे सोच लो। क्लियर। अब मजेदार बात होती है शील्डिंग कि अगर बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोगों की सेना ले आओ, क्यू ले आओ, 2 क्यू ले आओ, 3 क्यू ले आओ, सब इस पे एकदम से अटैक करें, तो जब ये अटैक करेंगे इसकी तरफ आएंगे तो पक्की बात है क्या होना शुरू होगा, सब माइनस चार्ज का माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सरफेस माइनस 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 और जितने पास आते जाएंगे उतना माइनस और ज्यादा होता जाएगा। बाहर के वातावरण में, इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तुम कुछ भी शैतानी करो, इस बात की भनक खबर क्यू को नहीं पड़ेगी। तो शील्डिंग किसने दी है बेटा, चार्ज शील्डिंग दी है आपको, सॉरी मेटल ने। इस मेटल ने इनर एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल से बिल्कुल बचा के रखा है। बाहर कुछ भी करो, सोचो यहाँ एक पेंडुलम हैंग कर दो ऐसे ऐसे, अभी पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेट करेगा तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू भागेंगे इधर उधर, पर अंदर पता नहीं लगेगा। तो शील्डिंग क्या होती है बच्चे, अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज करेंगे वो इफेक्ट अंदर नहीं जाना है। तो बच्चे आप अच्छे से देखो, मैंने दिखाया कि ये आपके पास एक मेटेलिक शेल लिया बेटा आपने, थोड़ा सा थिक लिया है। ये येलो जो है उसके मीट को शो कर रहा है, जहां पे कंडक्टर है, येलो में कंडक्टर है, येलो वाली जगह में कंडक्टर है, दिख रहा है। अब बच्चे अंदर चुपचाप एक चार्ज क्यू रख दो। क्यू ने क्या किया होगा 10 बार बता चुका हूँ। क्यू क्या करेगा, फील्ड लाइंस देगा, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच के लाएगा। अंदर वाली सरफेस से माइनस क्यू होगा, बाहर प्लस क्यू। बाहर वाली सरफेस चार्ज है, कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अंदर वाली सरफेस चार्ज है, कैसी चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, क्योंकि क्यू सेंटर पे और सिमेट्री का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। अब तुम क्या करो, एक बदतमीज चार्ज क्यू नॉट लेके आओ इसकी तरफ। जब क्यू नॉट बेटा चार्ज लेके आओगे तो क्या ये प्लस वहीं रुका रहेगा या क्यू नॉट की वजह से प्लस भागेगा, भागेगा। थोड़ी देर बाद जो दूर वाली सरफेस होगी उस पर प्लस ज्यादा बस गए होंगे जाके, और इस सरफेस पे प्लस इससे आ गया होगा। तो क्यू नॉट चार्ज बेटा यहाँ लाके रखते हो तो यहाँ पे प्लस चार्ज थोड़ा सा दूर हो गया। लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट में तुमने कुछ भी चेंज किया, सोचो ना इसको पेंडुलम से बांध के ऐसे ऑसिलेट कराओगे तो सब फील्ड लाइंस ऐसे ऑसिलेट कर रही होंगी, पर इस बात की खबर कभी अंदर नहीं जाएगी। तो environment inside cavity remains shielded from any change in the outer environment। अब बहुत सिंपल, बाहर की फील्ड में कोई भी चेंज लाओगे तो बाहर का वाला चार्ज अपने आप को संभाल के देख लेगा। समझे ना, बाहर के उसमें कुछ भी गुंडागर्दी हो, जैसे कुछ बाहर से अटैक करे तो आर्मी संभाल लेगी, आपको खबर भी नहीं होने देगी अंदर क्या हो रहा है। तो इफ यू मेक एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इट विल बी कैंसल्ड आउट बाय redistribution of charge of external surface। क्लियर। ये बात एक्सटर्नल के लिए से इनर के लिए भी सही है। क्या करोगे देखो अच्छे से, इस डायग्राम में देखो, क्यू रख दिया सेंटर पे, जो पहले किया था अभी, क्यू सेंटर पे रख दो। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इनर एनवायरनमेंट में चेंज कर दो। क्यू रखोगे सेंटर पे तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी बेटा, आउटवर्ड। ये जो आउटवर्ड फील्ड लाइंस होंगी बच्चे, ये पक्की बात है, ये आउटवर्ड फील्ड लाइंस क्या करेंगी, सर माइनस को खींच खींच के अंदर ले आएंगे। कब तक अंदर लाएंगे सर, माइनस तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ फील्ड जीरो ना हो जाए। अब गॉस लॉ के हिसाब से सबको पता है कि फील्ड जीरो होगी तो अंदर इंक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए। हाँ सर, तो क्यू रखोगे तो अंदर माइनस क्यू आएगा। बताओ अंदर वाला माइनस क्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, हाँ सर सिमेट्री है। और बाहर वाला प्लस क्यू यूनिफॉर्म है या नहीं, हाँ सर सिमेट्री है। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर सिमेट्री है और तुम क्यू को थोड़ा सा सेंटर से, बस लास्ट 2 मिनट की बात है, तो देखो सेंटर से डिस्प्लेस कर दो, तब ये इफेक्टिवली इस सरफेस के पास आ जाएगा। तो इस सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, मोर निगेटिव। इस सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, लेस निगेटिव होगा। टोटल चार्ज आज भी माइनस क्यू। तो अगर ध्यान से तुम सेंटर से थोड़ा लेफ्ट पे लेके आ जाओगे तो ये चार्ज बच्चे आपके पास आ गए। क्लियर।